झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपने कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू अपने बेटे से बोला, मुझे लगता है यह बचेगी नहीं। अरे जरा देखकर तो आ, बेचारी कितनी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी क्या करूंगा। यह सुनकर घीसू बोला, तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर से जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसी कारण उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा इनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू चुरा कर लाते और उन्हें भून भून कर खा लेते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह उसके पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले ही निधन हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों के बेगैरतों को दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने के लिए बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर तो देख क्या हालत है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। उसने कहा, मुझे वहां जाने में डर लगता है। घीसू बोला, किस बात का डर है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देखकर आओ ना। घीसू ने कहा, जब तेरी माँ मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे शर्माएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, तू जा तो सही, सब कुछ आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सिल मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरेयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे।
कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां से उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गीसू को उस समय ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, मैं वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, वह भी देसी घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल से गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान, इलायचियाँ भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। कीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पेट पाँव में डालकर सो गए। बुधिया अभी तक कराह रही थी।